नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि छत्तीसगढ़ में ईडी की और भी सेंट्रल एजेंसियां कह लीजिए, मैं ईडी सिर्फ नहीं कहूंगा, ईडी, आईटी, सीबीआई जिसकी लगातार बात कर रही थी कांग्रेस, विपक्ष केंद्र में भी बात कर रहा है, लगातार बातें हो रही हैं कि ये एजेंसियां आजकल ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं और जो कार्रवाइयाँ ताबड़तोड़ चल रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, ये लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कार्रवाई हुई। एक कार्रवाई कल हुई। कल सुबह जब ये शुरू होती है तब हम देखते हैं प्रदेश सहित देश की सियासत में एक उबाल सा आ जाता है, हंगामा मच जाता है, तरह तरह के बयान आते हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियां आती हैं जिसमें कि कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में बातें बताई जाती हैं, अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, तर्क दिए जाते हैं, आरोप मढ़े जाते हैं, उनकी सफाइयां दी जाती हैं। कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा, सियासत में एक उबाल आ जाता है और हंगामा बरपता है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जहां की छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान भी बहुत सी बातें होती हैं। जैसा मैंने कहा था, जब वहाँ कुछ बातें होती हैं तो सारी बातें रिकॉर्ड में जाती हैं। तब ऐसे में कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो कही जा रही थी विधानसभा में भी, बाहर भी कही जा रही थी। मैंने कहा ना, जैसा कि मामला क्या था, मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जो भिलाई उनका निवास है, निवास स्थान पर जो पदुम नगर पर है भिलाई में, वहाँ ईडी की रेड होती है कल सुबह। और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या मिलता है और उसकी समीक्षा किस रूप में की जाती है। लेकिन इसके बाद जो तमाम बातें होती हैं, बयान आते हैं अलग अलग प्रकार के। एक तरफ जैसा कांग्रेस वही बात कहती है, दोहराती है कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है, एक प्रकार से कहिए कि बदला लेने की कार्रवाई है, दुराग्रह है, राजनीतिक दुराग्रह है, और भी कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, संज्ञाएं दी जाती हैं, विशेषण भी दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। दूसरी ओर भाजपा कहती है, सरकार भी कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये जांचें तो चल रही थी। ये विषय है, बहुत बड़ा है और एक दूसरे से इतना उलझा हुआ है, जो कोशिश करेंगे कि कुछ जो उलझी हुई रस्सियां हैं कुछ सुलझ पाएं। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरह सुलझ पाएंगे, क्योंकि ये काम तो एजेंसियों का होता है, वही करेंगे। लेकिन हम जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की कड़ियों को अगर जोड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ निकलता है। या फिर मैंने एक बार कहा था कि कुछ बहुत से डॉट्स होते हैं, तो डिपेंड इस पे करता है, सब कुछ निर्भर इस पे करता है कि आप डॉट्स कहाँ से लेकर कहाँ किसे मिलाते चल रहे हैं। आप अगर डॉट वैसे ही मिलाते चलिए, पता चल रहा है कोई आकृति नहीं बन रही है, लेकिन उसी डॉट्स को अगर एक समझिए नियोजित रूप से मिलाने की कोशिश की जाए तब एक आकृति बनती है। कभी थोड़ी सी विकृति मानिए, लेकिन एक आकृति बनती है, समझ में आता है कि क्या कुछ हो रहा है। चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। सोमवार की सुबह जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा भी हाई होता गया। भोर होते ही रायपुर से 30 गाड़ियों का काफिला दुर्ग की ओर रवाना हुआ। सुबह 7 बजे 4 गाड़ियां के पहिए भिलाई में भूपेश बघेल के घर के सामने आकर थम गई। ईडी ने कथित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के घर रेड मारी और उसके बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद कांग्रेस की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी के रडार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल समेत कई करीबी लोग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री घर जांच के दौरान नोट गिनने वाली मशीनें भी बुलाई गईं। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास सहित अलग अलग 14 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। भिलाई में ईडी की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया, जिनकी थाने में की गई शिकायत पर कांग्रेस के 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में आज यानी मंगलवार पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं के बैक टू बैक बयान सामने आए हैं। कांग्रेस नेता ने भूपेश बघेल पर कार्रवाई को साजिश करार दिया, तो मुख्यमंत्री समेत पूरी बीजेपी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी सिर्फ बदनाम करने और प्रताड़ित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जब मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, ईडी की कार्रवाई हो जाती है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र की सीधी हत्या है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबको मालूम है कांग्रेस की 5 साल की सरकार में कई प्रकार के घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के भीतर हैं और कई जेल जाने की तैयारी में हैं। इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। दुर्भावनावश कार्रवाई के आरोप लगाना ठीक नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और कहा कि यह पूरा देश जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कई बड़े घोटाले हुए जिनकी जांच चल रही है। सौरभ चंद्राकर जी आइए, इन्हीं के मुखौटा है वो, भाजपा पकड़ के लाए क्या और खूब हल्ला किए। प्रधानमंत्री तक बोले महादेव पे 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। लेकर 5 साल हो गए जांच करते, कभी आईटी जांच करती, कभी ईडी जांच करती, कभी सीबीआई जांच करती, कभी ईओडब्ल्यू जांच करती है, फिर केस होता तो फिर जांच करते हैं। बस केवल ये प्रताड़ित करना, इसके अलावा क्या है? बदनाम करना। की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनावश हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। प्रदेश के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की इस कार्रवाई की गूंज प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री तक जांच पहुंची है। इस जांच ने अब सियासी गलियारों में कई प्रकार की नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास सहित कई ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी पर राजनीतिक के विशेषज्ञ तथ्यों की कड़ियों को जोड़कर एक नई विवेचना का प्रयास में जुटते देखे जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, आगे यही देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई किस परिणाम तक पहुंचती है और आने वाले दिनों में इसकी धमक और कहां तक सुनाई देती है। तो बात यही है, इसकी धमक कहाँ तक सुनाई देती है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। पहले परिचय करवा दूँ अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोपाल जी स्वागत है आपका। अनिल चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे, हम कुछ समझना भी चाहेंगे। आपसे सीधे सीधे आ जाता हूँ गोपाल जी, कुछ तो जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। कौन तैयारी में है जेल जाने की, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जिन्होंने जेल जाने लायक काम किए होंगे जी, निश्चित जेल पहुंचेंगे। राजनीति में कहते हैं इशारा ही काफी होता है। तो जिन्होंने भी जेल जाने लायक काम किए होंगे, उनके हृदय में कंपन पैदा हो चुकी होगी। और हृदय के कंपन तो अभी आपने जो भूपेश बघेल का बयान दिखाया उसी में समझ में आ रहा था। 5 साल पहले उनकी सरकार थी, वो भी भूल चुके थे, बोलते बोलते कि 5 साल से मेरे पीछे शराब घोटाले में लगे हुए, ऐसा बोल रहे थे। 5 साल पहले तो शराब घोटाला ही नहीं हुआ था, तो फिर इतने हृदय में कंपन क्यों? कांग्रेस का विरोध भी देखिए, कांग्रेस का विरोध कौन से वाले गुट का कांग्रेस का विरोध चल रहा है, ये भी बताना लाजमी है। भूपेश बघेल वाले कांग्रेस का विरोध चल रहा है, या चरणदास महंत वाले कांग्रेस का विरोध चल रहा है, या ये सिंघे वाले कांग्रेस का विरोध चल रहा है, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विरोध चल रहा है। देखिए, किसी जिलाध्यक्ष का बयान आएगा तब समझ में आता है कि अधिकृत कांग्रेस का विरोध चल रहा है। कितने कल उनके जब घर में कांग्रेसी पहुंचे, कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, कितने जिलाध्यक्ष पहुंचे थे? विधायक भी 24 ही पहुंचे थे, पूरे 35 भी नहीं पहुंच पाए थे। तो बहुत सारी बातें हैं, कितने लोगों ने बयान दिया, कितनों का बयान आया, और वो खुद कितनी बात बोल रहे हैं, वो भी मुख्य बात है। और अनिल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तो कलंक का दिन है ये छत्तीसगढ़ के लिए, और पिछले 50-60 साल के छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश का कलंक का दिवस है।
कितने मुख्यमंत्री हैं जिन पे ईडी के रेड हुए? जी अगर ये दुर्भावनावश अगर माना जाए, अगर राजनीति माना जाए, तो दिग्विजय सिंह के पे कभी ईडी के रेड क्यों नहीं हुए? अजीत जोगी पे कभी ईडी के रेड क्यों नहीं हुए? इनकी सरकार थी तब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर कभी रेड क्यों नहीं हुआ? तो जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। अब इनका कहना है कि आग हम लगाएंगे, धुआं पड़ोसी के यहाँ से निकलना चाहिए या धुआं रहित आग होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो थोड़े से मतभ्रमित है अभी। और एक चीज है जी, हम क्या उम्मीद करते हैं? आज तक हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट देखा है जिसमें फास्ट ट्रैक फैसले होते थे। अभी तो हमको बुलेट कोर्ट चाहिए कि बुलेट के तेजी से फैसले चाहिए। जी कल इनके यहाँ छापा पड़ा, आज ईडी को आगे बताना पड़ेगा कि भैया हमने इस आरोप में इनको पकड़ा है और कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा कि ये बरी हो चुके हैं। तो ये तो इतने फास्ट मूवमेंट चाहिए इनको, इतना फास्ट मूवमेंट तो होता नहीं है। कोई भी कानून में प्रक्रिया होती है और मुख्यमंत्री रहे वो भी समझते हैं कि अगर एक छोटे से चोर को भी पकड़ा जाता है तो पहले चोरी के आरोप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए उसके घर में जाके दबिश होती है, उसके घर से चीजें बरामद की जाती है, उसके लिंकेज निकाले जाते हैं, उसके फोन कॉल निकाले, तमाम तरह की प्रक्रिया होती है। तो आप 24 घंटे में सारी प्रक्रिया समाप्त करके भूपेश बघेल को कानून के ऊपर चढ़ा दें। ठीक है गोपाल जी, मैं थोड़ा अनिल जी से पूछ लेता हूँ। अनिल जी से एक बात पूछता हूँ, आपकी बात पूछता हूँ। अनिल जी एक बात बताइए, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 15 वर्षों तक सरकार थी और एक बड़ा उनका कालखंड आता है जो केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी, उस समय ईडी की रेड नहीं होती है। इसका मतलब क्या था कि वो पूरी सरकार पाक साफ थी, कोई ऐसा घोटाला ही नहीं था, ऐसा कोई विषय ही नहीं था जो कि ईडी की जद में आता हो, एक बात। या फिर उस समय कोई ऐसा सर अलिखित समझौता हुआ करता था क्या पार्टियों के बीच की ना 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 यहाँ तक नहीं जाना है? नाराजगी इस बात की है कि इस दल ने, इस सरकार ने समझौता तोड़ दिया है, या फिर और कुछ तीसरी भी बात बता दीजिए, और कुछ हो तो। संजय जी बहुत अच्छा विषय है जी कि मनमोहन सिंह सरकार के समय किसी मुख्यमंत्री के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता। देखिए, एक चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना, चुने हुए मुख्यमंत्री पर छापेमारी करना, या जो विचारधारा आपके अनुकूल बात नहीं करती उसको डोमिनेट नहीं, भले ही भ्रष्ट हो, भले ही भ्रष्ट हो, चुना हुआ मुख्यमंत्री भले ही भ्रष्ट हो, छापा नहीं मारना है। नहीं, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। अभी गोपाल सामंतो जी ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पर एक कार्रवाई या मुख्यमंत्री पर एक कार्रवाई कभी नहीं हुई जी। अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री गिना दूं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, सिर्फ इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। और भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बता दीजिए, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, शारदा घोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और उन पर छापेमारी करवाई, उन पर कार्रवाई स्टार्ट हुई, भाजपा ज्वाइन की, असम के मुख्यमंत्री हैं, कार्रवाई रुक गई। महत्वपूर्ण बात यह है जी, कार्रवाइयां होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ए राजा और कनिमोजी का उदाहरण आप देखिए, क्या ये मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री नहीं थे? अनिल जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा अनिल जी, अनिल जी अपनी बात, अनिल जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अरे सर, ऐसे में तो ये सारे नेता अभी तो आपकी पार्टी में होते कि सारे घोटाले में आप उनके यहाँ छापे मरवाते, ये सारे आपकी पार्टी में होते। अगर आप कह रहे हैं ऐसे पार्टियों में लाए जाते हैं तो आपने तो अवसर खो दिया। संजय जी, अगर कांग्रेस उस विचारधारा से चलती जैसे भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो शायद भारतीय जनता पार्टी ही अस्तित्व में नहीं होती। इस बात को आपको समझना होगा। हमारे पैरेलल देश आजाद हुए, वहां आप देख लीजिए। अब सवाल इस बात का है कि भूपेश बघेल जी विधानसभा का प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल पूछ रहे हैं और ईडी की छापेमारी हो रही है। सवाल यह है संजय जी, क्या ईडी का धर्म नहीं बनता था? भाजपा के प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, ईडी के प्रवक्ता आते बताते कि छापामारी किन तथ्यों के आधार पर की गई और हमने क्या बरामद किया। आप एक एक्स चीफ मिनिस्टर के यहाँ छापा मार रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय महासचिव के यहाँ छापा मार रहे हैं जो देश का सबसे पुराना और बड़ा राजनीतिक दल है। क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि जनता को आप बताएं कि साहब इन तथ्यों पर हमने छापा मारा और ये चीजें हमारे बरामद हुई? पर सवाल ये है संजय जी कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध बोलने वाले लोगों सिर्फ उन पर कार्रवाई क्यों? और क्या ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल चंदा उगाही के लिए नहीं हुआ? जब इलेक्टोरल बॉन्ड माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ओपन हुए
तो क्या उसमें यह तथ्य नहीं पाए गए कि 2 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा और 2 दिन बाद 300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जमा किए गए? ये तथ्य भी हमने देखे, एक नहीं दसियों उदाहरण इसके हैं। आज सवाल इस बात का है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं को जी अनिल जी कहिए। ठीक है, आप ठीक कीजिए, मैं आता हूं, आप ठीक कीजिए, मैं आता हूं। जी कहिए अनिल जी। तो अभी गोपाल सामंतो जी कह रहे थे साहब कितना विरोध हो रहा है, कौन कौन से चौक चौराहे जाम हुए, क्यों सड़कों पर लोग नहीं उतरे। देखिए, बांग्लादेश बनाने की कोशिश मत करिए हिंदुस्तान की, विरोध को सांकेतिक रूप से समझना होगा। 7 से 10,000 किसान मर गए, दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए और सरकार के कान पे जू नहीं रही। तो उसको बांग्लादेश बनाने की कोशिश मत करिए साहब, लोकतंत्र में सांकेतिक विरोध को स्वीकार करिए और विरोध किन मुद्दों पर है उसका जवाब दीजिए और विपक्ष के सवालों पर सकारात्मक जवाब देना आपका धर्म है। आप सरकार में विपक्ष का दमन करना, आता हूं गोपाल जी, आता हूं, पर कार्रवाई करना, मैं ये नहीं समझता कि ये जायज है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ईडी का प्रवक्ता बन जाना, ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से चंदा वसूली, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई, चुने हुए सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करना, सरकार बनाने के बाद सिर्फ एजेंसियों को इस्तेमाल करके नेताओं को जो विरोध में है, विपक्ष में है, दूसरी विचारधारा के हैं, उनका दमन करना, उनको झूठे मुकदमों में फंसाना। एक उदाहरण देखिएगा संजय जी, मैं आता हूं गोपाल जी आता हूं मैं। बनाया गया और विशेष न्यायालय ने कहा साहब चार्ज ही नहीं बनता, मतलब चार्ज में केस को डिस्चार्ज कर देना कितनी बड़ी तौहीन है सरकार की, विचारण योग्य मामला ही नहीं था। अब आप सोचिए, शराब नीति किसने बनाई, क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? और सीएसएमसीएल का किसने गठन किया, क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या यह नहीं समझना चाहिए कि क्या शराब नीति में कोई होल था, कुछ होल छोड़ा गया था जिसके कारण अधिकारियों ने बाद में फायदा उठाया? मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सवाल नहीं उठ सकते थे? लेकिन सवाल इस बात का है कि किस पर हमें है। मैं गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगा मैं जी। सिर्फ यही प्रयास करना, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करना, ठीक है, विचारधारा जो सवाल पूछती है सरकार से उसको कुचलना। आता हूं अनिल जी, मैं अनिल पुसतकर जी से एक बात पूछ लेता हूं। अनिल पुसतकर जी, देखिए आप सब कुछ देख रहे हैं, ये जो जितनी कार्रवाइयां होती हैं, पूरी कार्रवाई होती है, हालांकि ईडी तो नहीं बताती है कि उसे क्या मिला है, लेकिन ईडी के जाने के बाद भूपेश बघेल जरूर बताते हैं, कहते हैं कि उनके यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। एक डिजिटल साक्ष्य बताते हैं, एक पेन ड्राइव बताते हैं। उस पेन ड्राइव में क्या है, मंतूराम पवार और डॉक्टर गुप्ता की बातचीत, संवाद के उसमें अंश हैं। एक दूसरी कहते हैं कि एक जो फाइल मिलती है, जो कथित वो जो बातें थी, अभिषेक सिंह वाली जो बात थी वो मिलती है। तीसरा कहते हैं कि 35 लाख कैश मिलते हैं। हालांकि कैश के बारे में वो कहते हैं कि ये तो सभी की एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, 150 से गढ़ खेत है, वो सभी के कहिए कि स्वामित्व की है, उसका मैं पाई का हिसाब दे दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो 2 साक्ष्य मिलते हैं वो जो बता रहे हैं, अभी ईडी ने नहीं बताया है ऑफिशियली क्या मिला है। अब ये दोनों साक्ष्य इशारा करते हैं और इसकी जद में कौन आता है या फिर किसकी ओर ये जाता है? डॉक्टर रमन सिंह जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये पूरी बात है। तो ठीक है, अगर इसमें कोई कानूनी बात ना हो, ऐसी कोई बात ना हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मिला है, जो भूपेश बघेल बता रहे हैं, तो आप एक बात भी देखिए कि ईडी की जब कार्रवाई चल रही है तो हर नेता जो समझता है कि उसकी कहीं ना कहीं परिधि के थोड़ा बाहर भी आ रहा है, तो वो ऐसे साक्ष्य तो नहीं रखेगा अपने घर में ही, कम से कम कि आइए और खोजिए और ले जाइए। लेकिन ये 3 साक्ष्य बहुत आसानी से ईडी को मिल जाते हैं या खोजने पर मिल जाते हैं। अर्थ क्या है इसका? मतलब वो ऐसा था क्या कि कभी होगा तो फिर आइए और ले जाइए? ये बातें फिर से निकल आए कि भाई ये मिला है, अब बताइए इसमें क्या क्या था। अब ईडी ही बताए इसमें क्या था। जी देखिए, इस शराब घोटाले को आप दिल्ली के शराब घोटाले से भी जोड़ लीजिए। जी, मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड होती थी, 1 बार 2 बार 3 बार पूछताछ के लिए बुलाए जाते थे, मेरे पास एक चवन्नी नहीं निकली हो तो बताओ। फिर अरविंद केजरीवाल के यहाँ रेड होते रही, उनका भी यही, एक चवन्नी नहीं निकली हो तो बताओ। जी, ईडी ने बताया कोर्ट में, और कोर्ट में जो बताया तो इनको बेल भी नहीं मिली, जेल हो गई। तो ईडी जो चीज़ जो बताना है कोर्ट में बताएगी। जो ये जो सब जुडिस मामला है वो ईडी आके क्या सबूतों को सामने रख देगी?
मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह के सवाल हो रहे हैं। ईडी बताए कि क्या मिला है। अरे ईडी को जो काम करना है वो कर रही है, बता रही है। दूसरी बात, ईडी की कार्रवाई एक पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ हुई तो उससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देश में इमरजेंसी लगी थी, सारे देश के नेता, उस समय तो ईडी आईटी नहीं थे, देश की जितनी भी पार्टियां थी सारी की सारी पार्टियों के सारे लीडर जेल के अंदर थे बिना किसी क्या कहना चाहिए गुनाह के चार्ज। जी, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सीधा अंदर। और उस समय सारी पार्टियां खत्म भी हो गई थी। उसको कहते हैं लोकतंत्र का खत्म होना। एक पार्टी के एक नेता के यहाँ पे अगर ईडी की रेड होती तो लोकतंत्र खत्म नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत होता है। देखिए इसी बहाने कम से कम कांग्रेस मजबूत तो हुई। जिस भूपेश बघेल को 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे टीएस सिंहदेव ने चैन से बैठने नहीं दिया, वो टीएस सिंहदेव आज आके खड़े होकर बोल रहे नहीं भूपेश के साथ गलत हुआ। तो कांग्रेस यूनाइट तो हो रही, कांग्रेस को फायदा तो हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जांच हो रही है तो जांच में तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोर्ट तो है, फिर आपको न्यायतंत्र पे तो भरोसा होना चाहिए। ईडी पे अगर आपको भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, मत करिए भरोसा, ठीक है। ईडी वो तो ईडी हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, सीबीआई हो या जो भी हो, वो हर किसी को अपने हिसाब से नजर आता है। सत्ता पे रहेंगे तो वो ईडी जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, और जब विपक्ष में रहते हैं तो वही ईडी जो है वो जो कभी पालतू कबूतर होता है वो चील और बाज हो जाता है। तो ईडी तो, लेकिन ईडी तो सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है और करती रहेगी। अब ईडी को क्या मिला क्या नहीं मिला अलग बात है। 33 लाख रुपए मिले तो वो आपको बता देगी। भूपेश बघेल ने कहा पाई का हिसाब दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। लेकिन ईडी उसके साथ साथ जो है सहेली ज्वेलर्स, चौहान बिल्डर, ये सब में जो रेड हुई है ये कहीं ना कहीं से तो लिंक है। देखिए 2019 से चला मामला जो है, उस समय जब शुरू हुआ तब से लेकर ये चर्चा थी कि ये मामले में कौन है शामिल, सबसे इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, ये चर्चा लगातार चलते रही, लेकिन आखिर तक कहीं जा नहीं पाए। आईएएस अधिकारी, कारोबारी, कुछ छुपैया नेता, कुछ बड़भैया नेता जो है वो गिरफ्तार हुए, बेल आउट हुए, वो जेल में है। फिर जब भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया तब जाकर कवासी लखमा गिरफ्तार हुए। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि अब ईडी और आगे बढ़ेगी और वो यहाँ तक आई। अब फिर ये जो दो चीज जो बात आपने जो महत्वपूर्ण कही कि पेन ड्राइव में ये मिला वो मिला, तो वो तो आपके पास पूरा 5 साल था। 5 साल में तो आप अगर ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं तो आपके पास पूरा 5 साल था। 5 साल आप कहते रहे रमन सिंह, अभिषेक सिंह, पुनीत गुप्ता, और फिर उसके बाद आपने जो है ये अपना जो शंकर नगर वाला फ्लाईओवर है उसको खोद दिया, इंजीनियर्स के खिलाफ अपराध दर्ज करा दिया, क्यों नहीं किसी को सजा करा दी, क्यों नहीं किसी को जेल में ठूसा। देखिए जो जांच की प्रक्रिया है वो चलते रहना चाहिए, उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास तो न्यायालय है ना, वहां तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। जब आपको जब न्यायालय बेल आउट करता है तो बेल आउट होने को ही आप जो है वो निर्दोष होना मान लेते हो, बेइज्जत भरी होना मान लेते हो, तो फिर आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे। हाँ, एक बात जरूर है, मैं इस मामले में जो है कांग्रेस की इस बात से जरूर सहमत हूँ कि टाइमिंग का जो है उस पर जरूर आरोप लगाया जा सकता है। अरे सत्र खत्म हो जान देते, विधानसभा सत्र में बचे कितने दिन, सत्र के बाद कर लेते जी, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी जी। क्षमा कीजिएगा गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिएगा। लेकिन बात वही है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी ईडी को, कोई भाई साक्ष्य जो मिले हैं वो तो ईडी क्या बताएगी, वो तो खुद बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता रहे हैं कि भाई ये मिला, तो ठीक है थोड़ा सा इंतजार कर लेते, क्या समस्या थी। गोपाल जी आपने बड़े अच्छे से प्रश्न पूछा और अनिल सिंह जी को लाजवाब कर दिया कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो एक प्रश्न मेरे तरफ से आप पूछ लीजिएगा क्योंकि मुझे वो जवाब देंगे नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उनको सीबीआई ने 48 घंटे कंटिन्यू पूछताछ की। 12 राज्यों में भाजपा की सरकार थी उस समय, किसी एक राज्य में सीबीआई का पुतला दहन नहीं हुआ, किसी एक जगह पे सीबीआई के बिल्डिंग का घेराव नहीं हुआ, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा थी जी। अमित शाह जी को जब जिला बदर करवाया गया उसके बाद 3 दिन के अंदर 3 राज्यों में घुमाया गया, उनको गिरफ्तार करके रात के 12 बजे गिरफ्तार किया गया। तब भी सीबीआई का विरोध करके उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ करके पूरे प्रदेशों में आग जला के भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता ने ऐसा परिचय नहीं दिया, ऐसा कानून विरोधी होने का परिचय नहीं दिया। सबको भरोसा किस पे है? कानून पर है और सिस्टम पे है।
और किसी भी छोटे से छोटा जेब कतरा को भी पकड़ लेंगे और जेब कतरा और उसका परिवार लग के बोलेगा कि नहीं मैं तो निर्दोष हूँ, और जेब कतरा के पूरे परिवार वाले मान लीजिए 100 लोग आके घेर लेंगे थाना की नहीं हम तो निर्दोष हैं, हम बोल रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमारे हाथ से पैसे नहीं लिए गए, हमने पैसे चोरी नहीं किए, तो क्या आप उस वक्त उस जेब कतरा का भरोसा करेंगे या कानूनन प्रक्रिया होने का इंतजार करेंगे? अगर एक जेब कतरा भी है तो भी वो भारतीय संविधान के हिसाब से जितना दखल रखता है, जितनी उसकी राइट्स है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी उतना ही राइट्स है। दोनों कानून के चश्मे से और संविधान के चश्मे से अलग नहीं है। तो अगर एक जेब कतरा या चोर के साथ जो व्यवहार किया जा सकता है या जो होता है कानूनन प्रक्रिया के अंतर्गत, वही प्रक्रिया एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी हो रहा है, तो इतनी पीड़ा क्यों है? अगर आपको जवाब चाहिए तो निश्चित रूप से आपको इंतजार करना चाहिए कोर्ट की कार्रवाई का। अगर आपको अपने बयान देने हैं तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में बयान दीजिए। आप इतने ही पाक साफ है तो सौम्य चौरसिया 2.5 साल में नहीं छूट पाई, आप इतने ही पाक साफ है तो समीर बिश्नोई 2.5 साल से नहीं छूट पा रहे हैं, इस सूर्यकांत तिवारी नहीं छूट पा रहे हैं, 205 करोड़ की संपत्ति अटैच हो गई, तो क्या उसकी रजिस्ट्री ईडी ने अपने मार्फत करवाई थी कि भाई ये पैसे ले लो, ये रजिस्ट्री करवा लो, ये प्रॉपर्टी रख लो? ये कैसी झूठ बात प्रचार कर रहे हैं, इस तरह का झूठा प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि लोग विरोध में। मुझे बताइए पूरे प्रदेश में किसी एक व्यक्ति ने भी भूपेश बघेल के रेट का विरोध किया क्या? जी, एक न्यूट्रल व्यक्ति की बात करिए, एक पत्रकार की बात करिए, एक बुद्धिजीवी की बात करिए, एक शासकीय कर्मचारी की बात करिए, एक टीचर की बात करिए, एक प्रोफेसर की बात करिए, एक डॉक्टर की बात करिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करिए, किसी का बयान आया क्या? ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से बोलेंगे हम बेदाग हैं, और बेदाग बोलने वाले मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, वहां वही लोग नजर आ रहे हैं जो सत्ता के पार्टिसिपेंट थे और जो करप्शन के पार्टिसिपेंट थे, ना कि कोई ऐसे बहुत सारे इनके विधायक थे पूर्व के, वो तो नजर नहीं आ रहे, उनका बयान भी यानी इनके तो पूर्व के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उनका बयान नहीं आता है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो घूमे फिरे, अरे इनके अभिन्न मित्र गिरीश देवांगन जी उसमें नहीं नजर आ रहे हैं, और मैं किसका नाम लूं बताइए? मैं क्यों शर्मिंदा करूं और अनिल जी को और कांग्रेस को क्यों शर्मिंदा करूं? मैं तो बस इसी में अनिल जी को कहना चाहता हूँ कि कानून पर विश्वास रखिए, आप खुद कानूनजीवी है, आप खुद एक वकील है, कि आपके लिए आज का डिबेट दो लोगों के साथ न्याय करने जैसा है। आप एक या तो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर लीजिए या आप पार्टी के साथ न्याय कर। गोपाल जी, प्रोफेशन गोपाल जी वो वकील हैं, वो इसीलिए रास्ते खोज लेते हैं, कानूनन कार्रवाई में बाधा डालना भी अपराध होता है। आप उस अपराध को होते देख रहे हैं और एक कानूनजीवी होने के साथ उस अपराध का साथ दे रहे हैं, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय मत करिए। हो सकता है आप कल प्रवक्ता न रहें, लेकिन आप अंतिम समय तक के वकालत और वकील जरूर रहेंगे। तो मेरा कहना ये है, मेरा निवेदन आपसे है कि अपने प्रोफेशन से सही न्याय करिए, अपराधियों का साथ ना दीजिए। अरे गोपाल जी कानूनजीवी हैं, अब ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता है, अनिल जी से बेहतर कौन जानता है, जिस केस में ये खड़े होते हैं इनके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा होता है लेकिन जीतता एक ही है, तो आप क्या कहेंगे? वो तो फैसला आते तक पता भी नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, जब निर्णय आ जाता है तब पता चलता है कि अच्छा भैया ये सही था, नहीं तो वो तो दोनों अपना पक्ष रखते हैं। तो वैसे ही अनिल जी अपना पक्ष रख रहे हैं। अनिल जी सीधे जवाब दे लीजिए, टू द पॉइंट। ये भाई भाजपा ने तो हंगामा नहीं मचाया, रोड नहीं घेरा, गाड़ियां नहीं तोड़ी, क्यों कर रहे हैं आप? इंतजार कर लीजिए। मैं देख रहा था देवेंद्र यादव को जब जमानत मिलती है तो सत्यमेव जयते, जब और भी नेताओं को जमानत मिलती है सत्यमेव जयते, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, इतना भरोसा तो है आपको न्यायपालिका पर। संजय जी मैं उस बात से शुरू करूंगा जी। एक गोपाल जी ने कहा कि कौन से कानूनविद ने, कौन से प्रोफेसर ने, कौन से किसने क्या कहा।
सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी संस्था और उससे विद्वान कोई नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, क्यों ना हम 145 पीएमएलए एक्ट को 498 की तरह कर दें। ईडी जवाब दे। आप 97% बोगस छापेमारी करते हैं। आप जेल को नियम बनाना चाहते हैं जबकि जमानत नियम है। आप कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। और संजय जी, एक बात और आपके माध्यम से विद्वान पत्रकार अनिल कुशत्कर जी को भी जवाब दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ को यह मामला दिया है कि ईडी से गिरफ्तारी का हक छीन लिया जाए या नहीं, क्योंकि ईडी बोगस काम कर रही है। और एक विषय ध्यान में लाऊंगा, बॉम्बे की माननीय उच्च न्यायालय ने लाखों रुपए का फाइन ईडी पर किया है कि आप बोगस छापेमारी करके गलत गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये टिप्पणियां, ये माननीय न्यायालय के आदेश बताते हैं कि ईडी गलत है। अब सवाल रहा, देखिए, इन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल, जब हमारा कार्यकाल चल रहा था मनमोहन सिंह जी का, तब क्यों नहीं हुआ विरोध। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सीबीआई का कई जगह पुतला जलाया गया, सदन में कम से कम 24 बहिर्गमन किए गए, जबकि 70% का रेशियो था। आज 3% अपराध कमिट नहीं हो रहे हैं ईडी के, 97% से ऊपर बोगस छापेमारी है। संजय जी, इन आंकड़ों को समझना होगा। कानून सीधा कहता है कि आप किसी व्यक्ति की इज्जत मीडिया में उछाल रहे हैं। ये नोटों की मशीन क्यों मंगाई गई? क्योंकि मीडिया ट्रायल करना था कि साहब हमें बहुत धन मिला है, साहब प्रोपेगेंडा बनाना है। और जानबूझकर मामले का प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। वो सारे मुख्यमंत्री या वो सारे नेता ही टारगेट में क्यों, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करते हैं जी। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए कि एक नेता को 18 महीने जेल में रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप 21 बार कहते हैं कि हम पूरक चालान प्रस्तुत करेंगे, आप जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ईडी के 145 पीएमएलए में लिखा है कि जब तक जांच जारी रहेगी जमानत नहीं दी जा सकती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में कहा कि आप जेल को नियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हम चेतावनी देते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां बंद करिए। संजय जी, मैं तथ्यों पे बात करता हूं। बिल्कुल, ये कोई नेता नहीं भाषण दे रहा है। ठीक है, यहां ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात, लेकिन वही पूछ रहे थे कि आपको भी नियम कानून पर भरोसा है, अदालतों पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, उच्च न्यायालय पर भरोसा है। तो वही ये कह रहे थे गोपाल जी, और जो बातें हो रही थी कि फिर सड़कों तक क्यों आना, भाई रहने दीजिए ना, इन सड़कों के विरोध से क्या होना है, आप रहने दीजिए, न्यायालय तो सब कुछ देख रहा है ना, हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है अनिल पुसतकर जी, फाइनल जाते जाते ये जो पूरा दृश्य दिख रहा है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सी कड़ियाँ जब जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि कहीं तक लगता है कि पहुंच रहे हैं, कुछ दिखाई देता है। इस प्रदेश में अभी जो जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई, अभी जब कवासी लखमा तक ईडी पहुंची थी तब यह सवाल उस दिन भी किया जा रहा था, मैं भी बैठा हुआ था, कि क्या अब ईडी पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि बार बार उनका नाम लिया जाता था, कहा जाता था कि इस कथित घोटाले में वो शामिल हैं, वही उस समय के मुखिया थे, तो वो कैसे बच सकते हैं या फिर वो कैसे शामिल नहीं, ये बातें विपक्ष करता था, भाजपा करती थी, तब ये सवाल उठते थे। आज पहुंची है ईडी, कहाँ तक जाता देख रहे हैं आप अनिल जी? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका था कि जांच हो रही है, होने दीजिए, कोई अरेस्टिंग हुई नहीं जी, अभी ना किसी की अरेस्टिंग हुई ना कुछ। आप अभी से जो है सारी बात, फिर खुद ही आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिस्चार्ज कर दिया, हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा। अरे तो कोर्ट है ना आपके पास, कोर्ट तो आपको जाना ही है। कोई आपको अरेस्ट करने के बाद अलग से कोई सीधा फैसला थोड़ी ना हो जाता है। अरेस्टिंग हुई नहीं अभी, इतना बवाल क्यों? जांच हो रही, होने तो दीजिए। देखिए, ईडी का जो है वो जो उसका जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कह लीजिए, सर्वाइव करने की एक सजा है जी। जो स्टैंडर्ड आरोपों के साथ सर्वाइव करना बहुत बड़ी सजा है, विनम्रतापूर्वक। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर देखिए, मैं भी वही कह रहा हूँ, भूपेश बघेल छोटे आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी राष्ट्रीय महासचिव है, पंजाब के प्रभारी है, और ये जो छत्तीसगढ़ में उनका कद अन्य कांग्रेसी नेताओं से बहुत ज्यादा बड़ा है। आज की डेट में वो बहुत बड़े नेता है छत्तीसगढ़ के, तो उन पर ईडी बिना सबूत, बिना साक्ष्य के ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकती। आज तक अगर इस तरह से अगर सबूत नहीं मिलते या कुछ उनके पास तथ्य नहीं होते तो पहले भी डाल सकते थे हाथ। भाई विष्णुदेव साहब का सरकार जो है आज तो नहीं आई है, एक सवा साल हो गया है, और इसके पहले भी जब कार्रवाई चलते रही, तो जब तक ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है इनका, इसमें चेन वो चेन देखते हैं, वो जाते हैं, मनी ट्रेल कहाँ तक जा रही है।
कुछ इनपुट मिला होगा कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद, तब तो आगे कार्रवाई बढ़ रही है। और फिर देखिए पहले दिन से, जिस दिन से 2019 में घोटाला जब सामने आया, तब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि इस मामले में उस समय भूपेश बघेल को जांच बैठा देनी चाहिए थी, उस समय उन्होंने ये नहीं किया। अब जो है ये जो बात आ रही है, तो आखिर में कहीं ना कहीं तो मुखिया तक तो बात जाएगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, दिल्ली इसके लेकर के स्कैम से आप इसको जोड़िए। दिल्ली में भी पहले यही हुआ, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, फिर वो कारोबारी गिरफ्तार हुए, वो आंध्र के कारोबारी गिरफ्तार हुए, फिर बाद में क्या हुआ, केजरीवाल पर भी तो बात आई, मुखिया तो वही थे। तो आखिर में कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अगर कुछ इनपुट मिला है, तभी ईडी जो है भूपेश बघेल पर हाथ डाल सकती है। अन्यथा भूपेश बघेल जिस तेवर के लीडर है, फायर ब्रांड है, बहुत ऑफेंसिव हैं, तो मुझे नहीं लगता बिना तथ्य के ईडी उन पर हाथ डालेगी। तो आप जांच को जांच होने दीजिए, चलने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपको न्यायपालिका में विश्वास रखना ही होगा। जी ठीक है, तो चूंकि समय की बाध्यता है, समय अब इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल सामंतो जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ अनिल पुसतकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत कुछ बताया समझाया। तो जैसी कि पूरी चर्चा है कि अब ये जो जांच हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री तक ईडी पहुंची है, बहुत सी बातें हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर खुद बताया है कि उनके घर से क्या क्या मिला है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये किस ओर इशारा करता है। ठीक है, आने वाले दिनों में और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जैसा मैंने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये जांच कहाँ तक पहुँचती है, कितना आगे बढ़ती है, इसकी धमक कहाँ तक सुनाई देती है, और इसकी धमक जहाँ तक सुनाई देती है, तब क्या वहाँ पर इसे लेकर कोई ऐसे नीतिगत या फिर बड़े निर्णय होते हैं जिसकी आने वाले दिनों में झलक मिल सके, या फिर हम देख सकें कि प्रदेश की सियासत में और क्या हलचल होने जा रही है आने वाले दिनों में। तब तक इंतजार करते हैं। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।